Hello my dear students, welcome to video lectures of electrostatics। देखिए प्रीवियस क्लासेस में हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी को हमने दो वे में एक्सप्रेस किया था, ओके। कौन सा वे था? वन इज इंटरेक्शन एनर्जी एंड अनदर इज सेल्फ एनर्जी। सो आज के क्लास में हम उसी एनर्जी को लेके फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं, पर आज हम ना एनर्जी डेंसिटी के बारे में एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। सो व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। सो आज हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसका एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे और इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो है उसको स्मॉल यू में रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्मॉल यू उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट एंड स्मॉल यू को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है du/dv। सो कैपिटल यू जो है, कैपिटल यू इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल कैपिटल यू है और एनर्जी डेंसिटी का सिंबल क्या है? स्मॉल यू है। इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हम एक सिचुएशन लेना पड़ रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक मेटालिक सरफेस दिख रहा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आप उसमें क्या करेंगे? रिपेल करेंगे और उस रिपल्सन से क्या क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट होगा, ओके। सो ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रिक प्रेशर डेवलप्ड होगा। और हम प्रीवियस क्लासेस में इलेक्ट्रिक प्रेशर का भी एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं। क्या आप सभी को वो क्लासेस याद है जिसमें हम इलेक्ट्रिक प्रेशर का एक्सप्रेशन डिराइव किया था? क्या था प्रेशर का एक्सप्रेशन? यस, इलेक्ट्रिक प्रेशर जो है उसके एक्सप्रेशन का यहाँ पे नीड होगा। सो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, उसका फॉर्मूला था सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। ये प्रीवियस क्लास में डिराइव हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। सो ये है इलेक्ट्रिक प्रेशर का एक्सप्रेशन है। और ड्यू टू दिस प्रेशर, इस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि इसका जो सरफेस है ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया, ऐसा हम सोच लेते हैं। बात को समझिए। ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेशर सरफेस जो है थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया है। सो दैट मीन्स यहाँ पे चारों साइड से रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा है। एंड ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स जो प्रेशर क्रिएट हुआ which is called as electric pressure, जिसका एक्सप्रेशन क्या है? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी। सो उससे ना थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया, तो जितना वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ, इसका वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट हुआ है, लेट दिस बी dv, ओके। सो dv अगर वॉल्यूम चेंज है, सो दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिक प्रेशर जो वर्क करेगा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक प्रेशर, सो देयरफॉर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू, हम इसको कर सकते हैं dw इज इक्वल टू प्रेशर टू dv। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, है ना। सो प्रेशर इनटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू वर्क डन, है ना। यस, तो अगर प्रेशर को यहाँ पे पुट कर दिया, प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या था? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट dv इज इक्वल्स टू वर्क डन, करेक्ट। तो यहाँ से आपको सो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आप यहाँ से देखिए वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, सो दैट वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो यूनिट वॉल्यूम पे इतना वर्क होगा और यूनिट वॉल्यूम पे जितना वर्क होगा, सो दैट विल बी सेड टू बी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, बिकॉज ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है। So therefore, this implies that electric energy density will be equals to sigma square by 2 epsilon naught. इसका मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिक प्रेशर का एक्सप्रेशन है, सेम एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, हम ऐसे बता सकते हैं, है ना। सो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको थोड़ा सा हम अप्रोप्रिएट फॉर्म में लिख सकते हैं। थोड़ा याद कीजिए, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेशर का एक्सप्रेशन हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था, वैसे हम प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन स्टडी किया था। सो सरफेस के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं ना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको भी मैंने प्रीवियस क्लास में डिराइव किया था, इसको हम गॉस लॉ से डिराइव किया था, है ना। यस, तो अगर फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं? सिग्मा कैन बी रिटन एज E इनटू एप्सिलॉन नॉट। हम सिग्मा को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पुट कर सकते हैं, है ना। अगर पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा स्क्वायर, एंड सिग्मा स्क्वायर मींस व्हाट?
ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। सो देखिए बेटा, फाइनली एप्सिलॉन नॉट इज कैंसिल और आपको क्या मिला, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है, इसको कई सारे जगह में हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो फाइनली हमारे सामने इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन आ चुका है। सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो दैट मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बात तो सही है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं पे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा। जिस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस स्पेस में इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा। नो फील्ड नो एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटालिक बॉडी है, उसके अंदर फील्ड क्या होता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो एनर्जी डेंसिटी क्या आएगा, जीरो आएगा। इसलिए इस स्पेस में ये जो रीजन आपको दिख रहा है मेटालिक बॉडी के अंदर, है ना, यहां पे कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा ही नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का स्टार्ट तो सरफेस से होगा और ये इनफाइनाइट तक जो है ना एक्सपैंड होगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज एक्सपैंडेड फ्रॉम सरफेस टू इनफाइनाइट, चारों साइड से। इसका फील्ड लाइंस जो है, इसके जो फील्ड है ना, ये कहां तक फैला हुआ है, फील्ड जो है इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। इसलिए एनर्जी डेंसिटी जो है वो हम कहां डिफाइन कर सकते हैं, जहां पे फील्ड होगा। फील्ड कहां पे है, सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक है, तो वहां पे हम एनर्जी डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, समझ पा रहे, तो ये एक्सप्रेशन आप ध्यान में रखिए। सो फाइनली इसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बेटा, इसको आप ध्यान में रखिए, इसका कई सारे एप्लीकेशन हम करने वाले हैं। ओके, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपकी ये समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेसिक एक्सप्रेशन तो आपके सामने आ गया है, ठीक है। सो कुछ एग्जांपल्स लेना स्टार्ट कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लेना, मैं इरेज कर लेता हूं। सो फर्स्ट एग्जांपल देखिए कैसा दिया है। सपोज मैं सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन यहां पे लिख लो, तो फाइनल जो कंक्लूजन निकला, सो U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। देखिए सिचुएशन कैसा दिया है, आपको एक पॉइंट चार्ज दिया है। ओके, सपोज आपको एक पॉइंट चार्ज दिया है एंड यू हैव टू कैलकुलेट एनर्जी इन अ पर्टिकुलर स्पेस। सपोज ये पॉइंट चार्ज है, लेट दिस बी Q इज द पॉइंट चार्ज। आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पॉजिटिव ले लिया। सो क्वेश्चन क्या है कि मैंने एक यहाँ पे एक स्फीयर ले रहा हूं, देखिए। ओके, ये स्फीयर का रेडियस, इसका रेडियस हम क्या करते हैं, ए ले लेते हैं। ऐसा और एक कंसेंट्रिक स्फीयर लेते हैं, ठीक है। सो वी कैन कंसिडर अ कंसेंट्रिक स्फीयर, और ये जो कंसेंट्रिक स्फीयर है इसका रेडियस को बी मान लेते हैं, करेक्ट। देखिए ये जस्ट इमेजिनरी स्फीयर है। सो अब देखिए कि ये स्फीयर और ये स्फीयर, उसके बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है, सो वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी कंटेंट विद इन दिस स्फीयर, आई मीन विद इन दिस वॉल्यूम। सो दैट मीन्स क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट, क्वेश्चन ये है। सो फर्स्ट एग्जांपल में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट एनर्जी, ओके, content in the space, energy content in the space between two concentric spheres। देखिए ये क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि हमें जो दो स्फीयर दिया है, कि इनर स्फीयर दिया है और एक आउटर स्फेरिकल रीजन दिया है। सो ये जो इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर है उसके बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में कितना एनर्जी भरा हुआ है, कितना एनर्जी वहां पे प्रेजेंट है, उसको कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए कि आप इस क्वेश्चन को एनर्जी डेंसिटी मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस इस रीजन में फील्ड का एक्सप्रेशन पता होगा, बिकॉज आपको मालूम है कि अगर मैं रैंडमली कोई पॉइंट लेता हूं, सपोज दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और इसका रेडियल डिस्टेंस हम स्मॉल r मान लेते हैं। वैसे भी स्मॉल r यहाँ पे वेरिएबल है, बिकॉज स्मॉल r वेरी करेगा तो फील्ड भी क्या करेगा, वेरी करेगा, है ना। तो स्मॉल r के रेस्पेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1/4πε0 × Q/r², है ना। ये फील्ड का एक्सप्रेशन है, ये पॉइंट चार्ज का फील्ड का एक्सप्रेशन है।
तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियल डिस्टेंस। हमें यहाँ से दैट मींस इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर को जाना है, तो उसमें क्या होगा, रेडियल डिस्टेंस वेरी करेगा। रेडियल डिस्टेंस कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, ए से लेके बी तक वेरी करेगा। तो सिंस रेडियल डिस्टेंस इज वेरिंग, सो दैट देयर विल बी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाएगा तो हम डायरेक्टली वॉल्यूम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो कई बार बच्चे इसको गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। बच्चे क्या करते हैं मालूम, बच्चे क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कैपिटल यू इज इक्वल टू स्मॉल यू इनटू, तो स्मॉल यू को पुट कर लेते हैं, स्मॉल यू इनटू को लिख लेते हैं 4 इनटू बी क्यू माइनस ए क्यू, कुछ तो ऐसे कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है ना, तो आप डायरेक्टली यू को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये तरीका आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल अटेम्प्ट मत करना। डेफिनेटली यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, एक्यूमुलेशन। ओके, सो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, सबसे पहले ये तो आप कई बार कर चुके हैं, ऐसा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। सबसे पहले आपको एक छोटा सा वॉल्यूम, यहाँ पे एक एलिमेंटरी वॉल्यूम कंसिडरेशन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपके सामने ले रहा हूँ। सो दिस इज द एलिमेंटरी वॉल्यूम। इसका जो थिकनेस है ना, इसको dr मान लेते हैं, करेक्ट। सो लेट थिकनेस बी dr। ये रेडियल डिस्टेंस r है, इसका थिकनेस क्या है, dr है। सो देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी विद इन दिस एलिमेंटरी वॉल्यूम। सो एलिमेंटरी वॉल्यूम dv कैन बी रिटन एज 4 pi r square into dr, करेक्ट। और उस वॉल्यूम में जो एनर्जी है वो कैसे आएगा, du, d कैपिटल U विल बी इक्वल्स टू स्मॉल u इनटू dv। कैपिटल U जो है एनर्जी का सिंबल है और स्मॉल u एनर्जी डेंसिटी का सिंबल है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर क्या है, एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है, इनटू चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी स्मॉलर वॉल्यूम या एलिमेंटरी वॉल्यूम, सो व्हिच इज 4 pi r square इनटू dr, करेक्ट। बस अभी आपके ध्यान में आ गया आपको क्या करना चाहिए, है ना, आपको लिमिट पुट करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए, बस उससे आपका आंसर आ जाएगा। सो जस्ट हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करेंगे। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मतलब क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फील्ड है, और इसका भी होल स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू dr, करेक्ट। सो बस आपको सारे कांस्टेंट बाहर निकल जाना चाहिए। सो टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी विद इन दिस स्पेस, जैसे कि ये जो स्पेस है उसमें हमें टोटल एनर्जी निकालना है, ठीक है। सो दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी विद इन दिस स्पेस, विद इन दिस 2 स्फीयर्स। ओके, एक इनर स्फीयर और एक आउटर स्फीयर है, इतना पोर्शन में हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम सारे कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। सो यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल होता हुआ दिख रहा है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट, ओके, तो 4 पाई कैंसिल हो गया और एक 4 पाई आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1/16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ओके, ऊपर की स्क्वायर वो भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया है, ठीक है। सो और कांस्टेंट कौन सा है, 4 पाई कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन रह गया है, यहाँ पे 1/r4 और यहाँ पे r स्क्वायर। सो क्या मिलेगा, 1/r4 इंटू r स्क्वायर dr। देखिए मैं इसको एकदम स्टेप्स को मेंटेन किया, दैट मींस यहाँ पे क्या, q स्क्वायर बाय 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये 4 पाई यहाँ पे है, ये r स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, r4, इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इसको आगे हम क्या कर सकते हैं, कुछ कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, 4 कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। सो 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 इंटू 16 कितना, 4 आ जाएगा, 4 इंटू कितना, 1/8। सो ऊपर क्या आ रहा है, q स्क्वायर, सो न्यूमरेटर में q स्क्वायर आएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में q स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4 16 इंटू 2 कितना आ गया, 8, है ना। 8 एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कैंसिल हो गया है ना, पाई कैंसिल हो गया, इंटू पाई 8 एप्सिलॉन नॉट पाई या 8 पाई एप्सिलॉन नॉट जो भी। सो q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कुछ रह गया नहीं। सो इंटीग्रेशन ऑफ r⁻² -2 इंटू dr, देखिए इस तरीके से आएगा, और r का लिमिट कहाँ से कहाँ है, a से b, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये देखिए ये हो गया q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, -1/r, हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, x⁻n+1 बाय n+1। सो इसका लिमिट कहाँ से कहाँ आएगा, a से b। अब इसको पुट कर लीजिए, इससे आपको फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। जस्ट आपको अभी अपर लिमिट माइनस लो लिमिट पुट करना है। सो दिस विल बी -q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपर लिमिट का मतलब क्या है, 1/b माइनस लो लिमिट 1/a, है ना। आप इसको रिवर्स कर सकते हैं बिकॉज बाहर एक माइनस साइन है, तो इससे आपको फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है।
So by this way we can apply this formula, that means half epsilon naught E square. ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी, और इसको कैसे यूज किया जाता है, सिचुएशन में कैसे यूज किया जाता है, उसके लिए एग्जांपल आपको लिया गया. ओके, समझ में आ गया? ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. अगर फील्ड कांस्टेंट है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. यहाँ पे फील्ड क्या था, वेरी कर रहा था ना, फील्ड क्या था, वेरी कर रहा था, इसलिए आपको इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ा. जैसे कि मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एग्जांपल 1 था, सो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. समझ में आया? सभी को समझ में आ गया? हम एक्चुअली इस स्पेस की एनर्जी कैलकुलेट कर चुके हैं. ठीक है, ओके बेटा. सो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं एक सिचुएशन ले रहा हूँ जिसमें फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो. यहाँ पे फील्ड क्या था, वेरी कर रहा था. अगर कांस्टेंट है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो जैसे कि एग्जांपल 2, ये एक कैसा इनफाइनाइट चार्ज्ड सरफेस दिया है. ओके, ये कि इनफाइनाइट चार्ज सरफेस, इसका फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, याद करो. सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी एंड हम ऑलरेडी गॉस लॉ में इसका एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं. तो क्या था इस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, वेरी लार्ज सरफेस, वेरी लार्ज सरफेस. और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ है कि वॉल्यूम ले लिया है, जैसे कि क्यूबिकल वॉल्यूम ले लिया गया है. ओके, so this is a cubical volume and we have to find energy contained inside this volume. ये वॉल्यूम में कितने एनर्जी भरा हुआ है ना, यह हमें कैलकुलेशन करना है. इसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब कुछ दे दिया. ठीक है, तो इस केस में आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे फील्ड क्या है, कांस्टेंट है. आपको दिख रहा है कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो इस केस में आपको इंटीग्रेशन करने का कुछ जरूरत नहीं है ना. तो आप क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पर भी एनर्जी कैलकुलेट करना है, सो एनर्जी within this cube. Okay, so energy within this cube, इस क्यूब में जो एनर्जी प्रेजेंट है आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, this will be equals to small u into volume. so आप यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज स्मॉल u खुद यहाँ पे कांस्टेंट है ना. तो फॉर दिस केस since electric field is constant, so that u will be equals to half epsilon naught e square. so this is also equals to क्या, कांस्टेंट. ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है, सो दैट अगर कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब. सो फाइनल आपका आंसर आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. ई स्क्वायर का मतलब क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इनटू ए क्यूब, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा. ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं. चलिए कोई बात नहीं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, देखिए यहां पे अगले एग्जांपल में आपको एक स्फेरिकल शेल दिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल. या आप इसको मेटालिक स्फीयर ले सकते हैं, है ना. अगर आप सॉलिड मानते हैं, सो दिस इज मेटालिक स्फीयर. मेटालिक होने की वजह से चार्ज सिर्फ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड इस तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ द गिवन स्फीयर. आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जो स्फेरिकल शेल है या मेटालिक स्फीयर है उसके एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, है ना. सो टू कैलकुलेट, एग्जांपल में क्या पूछा गया है, सो टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ गिवन मेटालिक स्फीयर और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर, ऐसा है, इसका एनर्जी कैलकुलेट करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोचिए. इस केस में मेथड वैसे ही है. आपको मालूम है कि मेटालिक बॉडी के अंदर फील्ड होता है क्या, नहीं. सो मेटालिक बॉडी के अंदर फील्ड क्या है, जीरो है. सो इनसाइड जीरो है, इनसाइड जीरो है. तो यहां पे जहां पे फील्ड नहीं है वहां पे एनर्जी होने का कोई चांस नहीं है. फील्ड नहीं तो एनर्जी भी नहीं है. ओके, तो इसको हम डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस स्पेस को पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. तो हमें कौन सा स्पेस को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से स्टार्ट होता है और कहां तक है, इनफाइनाइट तक है ना. सो दैट जैसे कि आपको मालूम है कि ये सब क्या है, फील्ड लाइंस है. सो जहां पे फील्ड लाइंस होगा वहां पे फील्ड है, या जहां पे फील्ड है वहां पे फील्ड लाइंस होगा, आप ऐसे बोल सकते हैं. तो इस रेडियली में आउटवर्ड फील्ड लाइंस दिखा रहा हूं, करेक्ट. सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और हमें इसी स्पेस में एनर्जी को कैलकुलेट करना है. इस बॉडी का एनर्जी का मतलब क्या है, इस बॉडी का एनर्जी का मतलब है इस बॉडी के द्वारा जो फील्ड क्रिएट हो रहा है उसके एनर्जी. फील्ड नहीं तो एनर्जी कैसे आएगा, है ना, करेक्ट. सो इसलिए हमें काम तो वैसे ही करना पड़ेगा. सो वी हैव टू यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज यहाँ पे फील्ड जो है ना कांस्टेंट फील्ड नहीं है, यहाँ पर भी फील्ड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल वॉल्यूम, एक एलिमेंट्री वॉल्यूम
हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। सपोज दिस इज द एलिमेंट्री वॉल्यूम एंड इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस को स्मॉलर, आई मीन रेडियल डिस्टेंस खुद ही यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल हो गया है। इसको स्मॉलर लिख देते हैं, इसका थिकनेस को डियर ले लेते हैं। सो पिछले क्वेश्चन की तरफ आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं, करेक्ट। सो क्या होगा यहाँ पे dv वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr। ओके, एकदम सिमिलर है, आप वैसे ही करेंगे। यहाँ पर फील्ड का एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं। सो du विल बी इक्वल्स टू व्हाट इज स्मॉल u इनटू dv। ओके, स्मॉल u का फॉर्मूला क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर इनटू dv मींस 4 पाई r स्क्वायर dr। एकदम सिमिलर मेथड है, समझ पा रहे? यस। सो नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिख सकते हैं? सो दिस विल बी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर इनटू 4 पाई r स्क्वायर dr। देखिए, तो ये है उस स्मॉलर पोर्शन का एनर्जी है। तो ये एनर्जी जैसे आप कैलकुलेट करेंगे, सो देन यू हैव टू फाइंड टोटल एनर्जी, सो दैट वी विल यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। बोथ साइड्स हम इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको टोटल एनर्जी मिलेगा। सारे कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए और इंटीग्रेशन कीजिए। सो मेथड बिल्कुल सिमिलर है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, हाफ एप्सिलॉन नॉट। सो 1 बाय 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका स्क्वायरिंग हो रहा है और ऊपर क्यू स्क्वायर है, ठीक है, और बाहर 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ r एस टू माइनस टू डी आर। एकदम वैसे ही क्वेश्चन है ना, बस आपको लिमिट यहाँ पे चेंज करना है। बोलिए यहाँ पे लिमिट क्या पुट करना चाहिए? लिमिट विल बी फ्रॉम, इसका रेडियस को हम कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है, स्फेरिकल सेल का रेडियस को कैपिटल आर मान लेंगे। तो लिमिट विल बी फ्रॉम कैपिटल आर टू इन्फिनिट। कैपिटल आर से इन्फिनिटी होगा लिमिट, बिकॉज कैपिटल आर से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक फील्ड जो है ना, ये फील्ड कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। तो इसलिए हमें लिमिट में इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो वी हैव टू पुट द लिमिट फ्रॉम r टू इनफाइनाइट, सो दैट बाय सिंपल इंटीग्रेशन दिस विल बी q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी तो आपको बताया था, ये सारे कैंसिल हो गया है। सो ये होगा -1 बाय r एंड विच लिमिट इज फ्रॉम r टू इन्फिनिट। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको पुट कीजिए, फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है देखिए। सो फाइनली दिस विल बी इक्वल्स टू q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये इसका एक्सप्रेशन आएगा। सो ये है टोटल एनर्जी ऑफ द गिवन स्फेरिकल शेल। ये स्फेरिकल शेल या मेटालिक स्फीयर, ये इसका एनर्जी का एक्सप्रेशन है। आपको याद होगा कि हम प्रीवियस क्लासेस में सेम सिचुएशन में हम सेल्फ एनर्जी निकाला था, याद कीजिए। तो प्रीवियस क्लासेस में सेल्फ एनर्जी करके मैंने एक टॉपिक दिया था और हम इसका सेल्फ एनर्जी फाइंड आउट किए थे। और आपको याद होगा सेल्फ एनर्जी इसका क्या आया था, एक्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आया था, है ना। सो दैट मींस यही है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ एनर्जी ऑफ गिवन स्फीयर। आप इसको सेल्फ एनर्जी बोल सकते हैं या सिंपल एनर्जी बोल सकते हैं, करेक्ट? यस। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ गिवन स्फीयर, करेक्ट? जहां पे सिर्फ कहां पे, सरफेस पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस एग्जांपल को डिस्कस कर लिए। और इन द सिमिलर वे अगर हम यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लेते हैं, उसका भी हम एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस मेथड से आप कर सकते हैं। उसको मैं आपको होमवर्क फॉर्म में दे देता हूं। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको होमवर्क फॉर्म में दिया जा रहा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सो अगला क्वेश्चन आप इसको घर में डेफिनेटली ट्राई कीजिए, होमवर्क करके सॉल्व करके मुझे आप भेज देना, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है ये आपको घर पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। ये मेटालिक नहीं है, ये नॉन मेटालिक स्फीयर है। आप जानते हैं कि अगर नॉन मेटालिक स्फीयर है तो सिचुएशन क्या होता है, चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। नॉन मेटालिक है तो फिर चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। सो जैसे कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, ओके, एंड इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल एंड टोटल चार्ज इज क्यू। ये सब कुछ आपको दिया है, फाइन। देखिए, सो सेम क्वेश्चन है। So you have to calculate total energy contained within the given sphere. Okay. So that means here to calculate energy या potential energy of given sphere. तो ये जो sphere दिया है उसका आपको total energy calculate करना है। तो आप कैसे करेंगे? प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे था, सिर्फ सरफेस में था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे चार्ज टुवर्ड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ओके। इसका रेडियस कैपिटल है।
और आपको इस केस में क्या करना है, एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे? हम प्रीवियस केसेस में क्या किए थे, अंदर का जो स्पेस था उसको हम कंसिडरेशन नहीं किए थे, बिकॉज अंदर का स्पेस में फील्ड ही नहीं था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फील्ड आउटसाइड भी होगा और इनसाइड भी होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि अंदर कोई पॉइंट लेंगे तो इनसाइड भी फील्ड होगा और आउटसाइड भी फील्ड होगा। तो आउटसाइड फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इनसाइड फील्ड इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। अंदर भी यहाँ पे फील्ड है, सो ये फील्ड भी है, ये फील्ड भी है, इसलिए आपको दो पार्ट को कंसिडरेशन करना पड़ेगा। आपको इनसाइड स्पेस का एनर्जी निकालना पड़ेगा, दैट मींस ये वाला स्पेस का एनर्जी निकालना पड़ेगा, बाहर का स्पेस भी जो है उसका एनर्जी निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, उससे आपको क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी। आप समझे बात को? यस, दैट मींस आप क्या करेंगे, U विल बी इक्वल्स टू U इनसाइड प्लस U क्या, आउटसाइड। इनसाइड स्पेस का एनर्जी प्लस आउटसाइड स्पेस का एनर्जी, बिकॉज फील्ड दोनों स्पेस में है। ठीक है, तो इसलिए आप याद कीजिए, आप कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका रेडियल डिस्टेंस स्मॉल r ले लेंगे, तो यहाँ पे इनसाइड फील्ड आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो फील्ड आएगा दिस विल बी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके एक्सप्रेशन ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, हम प्रीवियस क्लास में कैलकुलेट कर चुके हैं। या बाहर कोई पॉइंट लिए स्मॉलर डिस्टेंस में, स्मॉलर तो एक वेरिएबल है ना, सो ये रेडियल डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी आपको फील्ड का एक्सप्रेशन मालूम है, आउटसाइड फील्ड का एक्सप्रेशन मालूम है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इनसाइड फील्ड का एक्सप्रेशन क्या निकाला गया था, क्या आपको याद है? इनसाइड फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था? यस, इनसाइड फील्ड का एक्सप्रेशन था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर क्यू इनटू क्या, स्मॉलर। ये इनसाइड स्पेस में फील्ड का एक्सप्रेशन है, और आउटसाइड स्पेस में फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, जस्ट पॉइंट चार्ज का फील्ड को पुट कर लीजिए। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज आपको बताया गया था कि कोई भी स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम बाहर से देखते हैं तो हम पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। सो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय स्मॉलर स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन देखिए और ये एक्सप्रेशन देखिए, ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो आपको सेपरेट दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहली बार इंटीग्रेशन कीजिए, U इनसाइड फाइंड आउट कीजिए, दूसरी बार इंटीग्रेशन कीजिए, U आउटसाइड फाइंड आउट कीजिए, और दोनों को ऐड कर दीजिए। ये काम किसको करना है, आपको ही करना है। सो आपके लिए होमवर्क दे दिया गया, हिंट तो आपको बहुत अच्छे से मिल चुका है, आपको कैसे करना है हिंट मिल गया। अभी आपका काम है इसको परफॉर्म कीजिए, सॉल्व कीजिए, मुझे कर दीजिए व्हाट्सएप, ठीक है, चलेगा। कोई बात नहीं, अगर आपको ये होमवर्क जो है पसंद आ गया है तो आप जरूर इसको करना चालू कर दीजिए, है ना। चलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल लेना चालू कर देंगे। सो अगला जो एग्जांपल है, क्या आपको याद है हमने ये जो सिचुएशन में आपको होमवर्क फॉर्म में दिया, इसका ना क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, याद है आपको? यस, आप याद करना, जब हम सेल्फ एनर्जी निकाले थे ना, सेल्फ एनर्जी हमने दोनों का निकाला था, है ना, होलो स्फीयर का भी और सॉलिड स्फीयर का भी, दैट मींस मेटेलिक स्फीयर का भी और नॉन मेटेलिक स्फीयर का भी सेल्फ एनर्जी निकाला था। आप उससे टैली कर सकते हैं, आपको जो आंसर आएगा वो पिछला जो क्वेश्चन किया था उससे क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, वो आपको टैली करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल जो है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में मैं और एक सिचुएशन लेके आपके सामने आ गया हूं। सो सिचुएशन कैसा है देखिए आप, सपोज यहां पे क्या दिया है, दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल दिया है, ये एक स्फेरिकल शेल है, ओके, another concentric spherical cell ये है। so this is another concentric spherical shell जो कि आपके सामने है, ठीक है। so इस केस में और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे कि आपको ये दोनों स्फेरिकल सेल दे दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे चार्ज जो है दोनों शेल का चार्ज भी दिया है। इस शेल को हमने Q1 चार्ज दिए हैं, इसको Q2 चार्ज दिए हैं, दोनों को पॉजिटिव मान देते हैं, ठीक है। इनका रेडियस, इसका रेडियस सपोज A है और इसका रेडियस सपोज क्या है, B है, स्फीयर A एंड स्फीयर B। सो दैट मीन्स सिचुएशन कैसा है ना, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, ये हमारे लिए सिस्टम है। एंड हमें इस सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, कैसे आप निकालेंगे, सोचिए। सो ये कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल का एनर्जी अगर आपको निकालना है तो आप एनर्जी डेंसिटी मेथड से निकाल सकते हैं। वैसे भी सारे जितने भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप उस सेल्फ एनर्जी, इंट्रैक्शन एनर्जी याद कीजिए, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो एनर्जी डेंसिटी के अप्रोच में भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड वन मतलब एनर्जी डेंसिटी मेथड से हम सॉल्व करना चाहेंगे। ध्यान दीजिए बेटा,
कि यहाँ पे ये भी हॉलोस्फीयर, ये भी हॉलोस्फीयर है ना। मैंने आपको रिपीटेडली बता रहा हूँ कि एनर्जी होगा कहाँ पे, जहाँ पे फील्ड होगा। फील्ड कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए, अगर ये चार्ज को ऐसा फैला दिया, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है। सो ध्यान दीजिए, Q1 एंड Q2 ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक चार्ज ये प्लस Q1 है ना, और ये क्या, कंसेंट्रिक स्पेरिकल शेल्स, कंसेंट्रिक स्पेरिकल शेल्स दिया है, और हम इसको ऐसा मेटालिक मान लेते हैं, कंसेंट्रिक स्पेरिकल शेल्स, और ये मेटालिक मीडियम है, मेटालिक है। मेटालिक होगा तो क्या होगा, अगर ये प्लस Q1 है तो इसका इनर सरफेस में, इसका जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, मतलब ये प्लस Q1 है तो ये क्या होगा, माइनस Q1 है ना, माइनस Q1। और एकदम आउटर सरफेस पे क्या होगा, कौन सा चार्ज होगा, ये होगा Q2 प्लस क्या, Q1, ये होगा आउटर सरफेस, है ना। बिकॉज अगर मैं इसको स्फीयर ए लेता हूं, इसको स्फीयर बी लेता हूं, सो गिवन इंफॉर्मेशन क्या था, इंफॉर्मेशन ये गिवन था, गिवन दैट क्या, गिवन इंफॉर्मेशन था, चार्ज, गिवन दैट चार्ज ऑफ स्फेरिकल शेल, चार्ज ऑफ स्फीयर ए, है ना, इज इक्वल टू Q1, एंड चार्ज ऑफ स्फीयर बी स्फीयर जो आउटर स्फीयर है उसका चार्ज कितना दिया है, Q2 दिया है। सो बी स्फीयर का टोटल चार्ज Q2 है। तो बात तो सही है, आप आउटर सरफेस इनर सरफेस के चार्ज को ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, माइनस Q1 प्लस Q1 कैंसिल, सो बाहर स्फीयर का चार्ज क्या होगा, Q2 होगा, है ना। सो इनर स्फीयर का चार्ज क्या है, Q1 है, आउटर स्फीयर का चार्ज क्या है, Q2 है, बट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसका आउटर सरफेस में चार्ज क्या होगा, Q1, है ना, जो इनर स्फीयर है उसका आउटर सरफेस पे चार्ज Q1 होगा। अंदर क्या है, अंदर वैक्यूम है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है तो इनर सरफेस पे चार्ज नहीं होगा। वैसे भी आपको मालूम है कि मेटालिक बॉडी में चार्ज क्या होता है, सरफेस को आ जाता है ना। सो जो इनर स्फीयर है, इनर स्फीयर का आउटर सरफेस में चार्ज क्या होगा, Q1 होगा। इनर सरफेस में चार्ज होने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज अंदर कुछ नहीं है, वैक्यूम है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अंदर अगर कोई चार्ज होता तो सिचुएशन बदल जाता है, अंदर भी कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है, वैक्यूम है, तो ये प्लस Q1 होगा, उसके सामने क्या होगा, माइनस Q1 होगा, बिकॉज मेटल में हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, पता है क्या नहीं। तो ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q1, तो बाहर क्या होगा, Q2 प्लस Q1, इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और फील्ड कहाँ होगा, देखिए एकदम अंदर जो है, अंदर का जो स्पेस है वहां पे इनसाइड स्पेस में फील्ड क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हम इतना स्पेस को तो भूल जाएं, यहां पे कभी एनर्जी हो ही नहीं सकता, जहां पे फील्ड नहीं है वहां पे एनर्जी होगा ही नहीं, ठीक है ना। सो फिर एनर्जी कहां पे होगा, एनर्जी जो है, अगर इसका यहाँ पे फील्ड नहीं, एनर्जी नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए फील्ड लाइंस में से ड्रॉ कर सकता हूँ। फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। तो ये जो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल है उनके बीच में फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उनके बीच में जो स्पेस है वहां पे फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्योंकि वहां पे फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए उस रीजन में, ये रीजन में एनर्जी होगा, ठीक है। और कहां पे एनर्जी होगा, एकदम बाहर भी एनर्जी होगा, एकदम आउटर स्पेस को चले जाइए। सो ये देखिए, ये सब क्या है, फील्ड लाइन्स है ना, ये सब मैं रैंडमली बना रहा हूं ऐसे। तो ये दीज आर द फील्ड लाइन्स, तो ये फील्ड लाइन्स कहां तक फैला हुआ है, ये फील्ड लाइन्स इनफाइनाइट तक गए हैं, है ना। सो ये जो फील्ड लाइन्स है उसकी वजह से भी एनर्जी होगा, तो दैट मींस ये है अप टू इन्फिनिट। सोचिए, तो ये पूरा फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। तो दैट मींस हम एक काम करते हैं, ये जो रीजन है, फर्स्ट रीजन है, इसका एनर्जी को U1 पकड़ लेते हैं और बाहर के एनर्जी को U2 पकड़ लेते हैं, सो दैट टोटल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम, सो U ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू, U सिस्टम विल बी इक्वल्स टू U1 प्लस U2। ये दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, है ना। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। सो U1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, हमको एक छोटा सा स्फीयर मानना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे हमने अभी किया था। सो U1 को हम पहले कैलकुलेट करना चाहेंगे। सो U1 विल बी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखा गया, 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखिए, सो यहाँ पे मुझे एक स्मॉल पार्ट लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूं। सो प्लस Q1 माइनस Q1, U1 स्पेस की एनर्जी है। तो हम क्या कर रहे हैं मालूम, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम कंसिडरेशन कर रहे हैं, है ना। तो आपको अगर इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको मेथड सब पता ही है। तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम। सो दिस इज द एलिमेंट्री वॉल्यूम, हम कई बार ऐसे काम कर चुके हैं, आज के क्लास में भी किए हैं। सो उसका जो रेडियस है, उसका रेडियस को क्या मानेंगे, उसका रेडियस को स्मॉलर मान लेते हैं। रेडियल डिस्टेंस इटसेल्फ क्या है, वेरिएबल है, और उसका जो थिकनेस है
उसका थिकनेस जो है इसको डी आर पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में कई सारी चीजें लिखा जा चुका है ना, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। कई सारी चीजें मैं लिखा हूं। सो दैट हम इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। तो डी आर क्या है, उसका थिकनेस है। एज यूजुअल मेथड है जो आपने प्रीवियस अप्लाई किया, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सो हाफ एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर। E1 स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं, E1 कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय आर स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। सोचिए U1 के एक्सप्रेशन में सिर्फ चार्ज Q1 क्यों लिया मैंने, E1 के एक्सप्रेशन में चार्ज Q1 इसलिए लिया, आप इसको अगर गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, आप तो ऑलरेडी गॉस लॉ पढ़ चुके हैं, आप गॉस लॉ पढ़ चुके हैं, तो गॉस लॉ के हिसाब से, गॉस लॉ के रिस्पेक्ट सोच के देखिए, अगर ये आपका गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है और वो कौन सा चार्ज इनक्लोज कर रहा है, सिर्फ Q1 चार्ज इनक्लोज कर रहा है ना। सो सिंस दिस स्फेरिकल सरफेस इनक्लोजेस द चार्ज Q1, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या Q1 लिख रहे हैं, समझ पा रहे हैं। दैट मींस ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, दैट मींस ये जो इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर उसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है, उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ एक ही चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा। कौन सा चार्ज, Q1 चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा, है क्या नहीं, यस। तो इसलिए मैंने यहां पे पुट किया। और एलिमेंट्री वॉल्यूम कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, समझ पा रहे। बाकी आगे तो मेथड्स आपको पता है, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो ये E1 नहीं, ये DE1 है, करेक्ट। ये क्या है, DE1 है, क्योंकि बिकॉज मैंने स्मॉल वॉल्यूम लिया, तो स्मॉल वॉल्यूम इंटू एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू स्मॉल एनर्जी, है ना। सो DE1 इतना आएगा। सो दैट E1 विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो आप इंटीग्रेशन करते टाइम आपको मालूम है कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और हम लिमिट पुट करेंगे ना। सो क्या क्या बाहर आ जाएगा, Q1 स्क्वायर बाय, देखिए हम कई बार कर चुके हैं, यहाँ पे क्या होगा 4 पाई कट जाएगा, वो हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, आप इसको करके देखिए, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ r is to minus 2 dr एंड द लिमिट इज फ्रॉम a टू b। बिकॉज हम इनर रेडियस क्या है, a है, आउटर रेडियस क्या है, b है, तो a टू b लिमिट पुट करेंगे। ये जो लिखा है यहाँ पे ये b है, b क्या है, इसका आउटर रेडियस, समझ पा रहे हैं। कई सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको एक एक करके ढूंढिए मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना। सो दैट इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपकी U1 आ गया है। जैसे U1 आएगा फिर आप U2 निकाल सकते हैं। U2 के लिए आपको बाहर का एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो E1 इज द एनर्जी कंटेंट इनसाइड दिस रीजन, समझ पा रहे हो ना। अच्छे से देख लीजिए, तो इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Q1 बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, फाइन। सो दिस विल बी 1 बाय r माइनस 1 बाय r एंड द लिमिट इज फ्रॉम a टू b। इसको फिर लिमिट पुट करेंगे, सो माइनस Q1 स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय b माइनस 1 बाय a। ओके, ये माइनस को प्लस कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इससे आपको E1 का एक्सप्रेशन मिल चुका है। ओके, सो जैसे ये माइनस साइन है, इसको अगर प्लस में लिखते हैं, सो फाइनली आपको U1 एक्सप्रेशन आ चुका है। सो U1 का एक्सप्रेशन क्या मिला, इसको साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू Q1 स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट फुल ब्रैकेट, वो माइनस को मैंने प्लस में लिख दिया। सो ये क्या होगा 1 बाय a माइनस 1 बाय b, ठीक है। तो ये E1 का एक्सप्रेशन है। तो ये जो स्पेस है इसमें कितना एनर्जी कन्फाइंड है ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट अगला स्पेस को चलते हैं। अगला स्पेस कौन सा है, आउटर स्पेस है, वहां की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। सो ध्यान दीजिए कि हमें वही काम करना पड़ेगा, गॉस लॉ से फील्ड का एक्सप्रेशन निकालेंगे। सो गॉस लॉ से फील्ड आएगा, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो हमें एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो अगला डिस्कशन, सोचिए मैं यहाँ पे जो है ना मेथड 1 बता रहा हूं। जैसे कि ये जो सोल्यूशन हो रहा है, दिस इज मेथड 1। मेथड 1 कौन सा है, एनर्जी डेंसिटी मेथड। उस तरीके से हम सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम E1 निकाल चुके हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं U2 का डिस्कशन। देखिए अगर आपको U2 कैलकुलेट करना है, सो आपको मेथड तो वैसे ही रहेगा, है ना। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ U2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, DU2 इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ वही एनर्जी डेंसिटी इनटू स्मॉल वॉल्यूम। तो हमें काम वैसे ही करना पड़ेगा। यहां पे बाहर एक एलिमेंट्री वॉल्यूम कंसिडरेशन करेंगे। देखिए थोड़ा ये डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कोई बात नहीं, बट आपको समझना बहुत ही जरूरी है। आप इसको फॉलो करते रहिए, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो काम मैंने अंदर किया था वही काम बाहर कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। यहां पर भी हम रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर लिखेंगे, रेडियल डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल आर होगा, बाकी सब कुछ सिमिलर है, ठीक है। सो दैट यहां पे क्या हो रहा है, रेडियल डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, बस स्मॉल आर का लिमिट अभी सिर्फ चेंज करेंगे ना। तो इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बट अभी फील्ड हम कौन सा ले रहे हैं, आउटसाइड फील्ड ले रहे हैं, ठीक है ना। पहले क्या था, इनसाइड फील्ड था, ये ए आउटसाइड का स्क्वायर
आउटसाइड फील्ड का स्क्वायर, बिकॉज हम गॉसियन सरफेस बाहर ले रहे हैं। देखिए ये गॉसियन सरफेस भी है और एलिमेंट्री वॉल्यूम भी है जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। एलिमेंट्री वॉल्यूम का जो सरफेस है ना वो भी गॉसियन सरफेस है, सेम एज गॉसियन सरफेस। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ये आउटसाइड स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर। मेथड एग्जैक्टली सिमिलर है। हमें सबसे पहले छोटा वॉल्यूम का एनर्जी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट। सोचिए ये आउटसाइड जो है उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इनसाइड फील्ड निकालना है, जब आप इनसाइड फील्ड निकालेंगे तो गॉसियन सरफेस Q1 चार्ज से इनक्लोज किया था। बस आपको देखना है कि गॉसियन सरफेस कौन सा चार्ज से इनक्लोज किया है। जब आप अंदर सरफेस ले रहे थे तब गॉसियन सरफेस Q1 चार्ज से इनक्लोज किया था। अब आप गॉसियन सरफेस बाहर ले रहे हैं, बाहर लेंगे तो कौन सा चार्ज इनक्लोज होगा। आप टोटल चार्ज इनक्लोज निकालिए। देखिए प्लस Q1 माइनस Q1 कैंसिल, तो बाहर कौन सा चार्ज है, Q2 प्लस Q1 है, तो वो चार्ज क्या होगा, इनक्लोज होगा। इसलिए हाफ एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा। सो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू हाफ, सॉरी वो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 अपॉन क्या, आर स्क्वायर। देखिए सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको समझ में आ रहा है ना। जैसे आप ये गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस कौन सा चार्ज इनक्लोज किया, देखो ना, प्लस Q1 माइनस Q1 0, लास्ट को कौन सा चार्ज बच गया, Q2 प्लस Q1, सो दैट विल बी चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, और वो फील्ड का एक्सप्रेशन में आएगा, है यस। जैसे आपने इनसाइड जो है, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन में क्या किया था, यहां जब फील्ड निकाले था आपने चार्ज इनक्लोज के लिया था, Q1 लिया था, इसलिए प्रीवियस डेरिवेशन में मैंने फील्ड में सिर्फ Q1 लिखा था। अब मैं फील्ड में क्या लिख रहा हूं, Q1 प्लस Q2 लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको यहां पे पुट किया जाएगा, सो दैट U2 विल बी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, E outside square means 1/4 pi epsilon naught Q1 plus Q2 by R square, इसका क्या, होल स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। देखिए तो फिर वही काम होगा, बस यहाँ पे लिमिट आप क्या पुट करेंगे, लिमिट विल बी फ्रॉम B टू इन्फिनिट, बिकॉज ये सरफेस से हमें आगे बढ़ना है, इन्फिनिट तक जाना है, जहां तक फील्ड है वहां तक जाना है, ठीक है ना। सो दैट ये सारे कांस्टेंट बाहर आ गए हैं। सो क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सारे कैलकुलेट करके मैं बाहर निकाल चुका हूं, ठीक है, क्योंकि 4 पाई कट जाएगा और एक 4 पाई रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। और इंटीग्रेशन ऑफ आर इज टू माइनस टू डी आर एंड द लिमिट इज फ्रॉम बी टू इन्फिनिट, ठीक है। सो ये इंटीग्रेशन कितना आएगा, फ्रॉम बी टू इन्फिनिट। सो मेरे हिसाब से ये कितना आ जाएगा, ये 1/r आएगा और 1/infinity क्या आ जाएगा। सो फाइनली आपके एक्सप्रेशन ये मिलेगा, फाइनल एक्सप्रेशन ये मिलेगा कि Q1 प्लस Q2 इसका होल स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू B। देखिए आप लिमिट पुट कीजिए, फाइनल आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ U2। सो U1 भी मिल चुका है, U2 भी मिल चुका है, एंड वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। सो जस्ट आप U1 को U2 में ऐड कर दीजिए तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, करेक्ट। सो इस तरीके से आपको एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके आप एनर्जी निकाल सकते हैं, जहां पे फील्ड है वहां पे एनर्जी है, ठीक है। सो चलिए कोई बात नहीं, ये भी हमने एक्सप्रेशन निकाला। सो फाइनल जो आंसर आया, आंसर क्या आया थोड़ा देख लीजिए, देख लेते हैं। U1 भी हमारे सामने है, U2 भी हमारे सामने है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। सो देयरफॉर आप इसको लिख लेना, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। मैं यहाँ पे जस्ट इरेज करने वाला हूँ। सो यहाँ पे इरेज करके यहाँ पे मैं फाइनल आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर लूंगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली हमें क्या मिला, फाइनली हमें ये आंसर मिला है कि U सिस्टम इज इक्वल टू U1 मींस Q1 स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/a माइनस 1/b प्लस U2 कितना मिला है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू b। तो ये है इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये फाइनल एक्सप्रेशन है। देखिए ये हमने मेथड 1 में सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको मेथड 1 क्यों बता रहा हूं, क्योंकि और एक मेथड भी है जिससे आप एक्सप्रेशन के पास पहुंच सकते हैं, और एक एक्सप्रेशन भी है और एक मेथड भी है। सो फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, एनर्जी डेंसिटी का जो कंसेप्ट है उसको इन्वॉल्व करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सेकंड मेथड बताइए कौन सा हो सकता है सेकंड मेथड, आप सोचिए कौन सा मेथड। यस, वो मेथड का नाम है सेल्फ एनर्जी एंड इंटरेक्शन एनर्जी। प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो गया है सेल्फ एनर्जी एंड इंटरेक्शन एनर्जी। क्या होगा सेकंड मेथड में, आप क्या करेंगे, ये जो स्फेरिकल शेल है उसका सेल्फ एनर्जी आपको निकालना पड़ेगा, ये जो स्फेरिकल शेल है उसका भी सेल्फ एनर्जी निकालना पड़ेगा।
सो व्हाट इज सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस स्फेरिकल सेल, व्हाट इज सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस स्फेरिकल सेल, ये दोनों का आपको निकालना पड़ेगा। फिर इन दोनों का इंट्रैक्शन एनर्जी निकालना पड़ेगा, उससे क्या मिलेगा आपको, वही एक्सप्रेशन मिलेगा जो आज आपको यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, आप तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम मेथड 2 को भी ध्यान देंगे। ओके बच्चे, सेम क्वेश्चन सेम एग्जाम्पल को अभी हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मेथड 2 का मतलब क्या है, मेथड 2 में हम कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, यस मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम सेल्फ एनर्जी और इंटरैक्शन एनर्जी उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम प्रीवियस क्लास में सेल्फ एनर्जी निकाल चुके हैं, आपको याद होगा कि कोई भी स्फेरिकल सेल का ये सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला हम क्लास में डिराइव किए थे, क्या 1/4πε0 q²/2r, ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। चलिए हम इस सिस्टम का सेकेंड मेथड से एनर्जी निकालते हैं। सो यू फॉर द गिवन सिस्टम, अभी आप कैसे लिख सकते हो, सो नाउ वी कैन एक्सप्रेस एज सेल्फ एनर्जी ऑफ कौन सा स्फीयर, ऑफ स्फीयर ए प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर बी प्लस इंटरैक्शन एनर्जी between sphere A and B। सोचिए, तो फर्स्ट स्फीयर का सेल्फ एनर्जी, सेकंड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी और ए एंड बी उनके बीच का क्या है, इंटरैक्शन एनर्जी। तो डायरेक्टली आप एक्सप्रेशन पुट कीजिए, सेल्फ एनर्जी का तो एक्सप्रेशन आपके सामने है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0, ध्यान दीजिए 1/4πε0 इंटू q1² 2a, क्योंकि ए स्फीयर का चार्ज क्या है q1 और उसका रेडियस क्या है a है, और एक्सप्रेशन सामने है, ठीक है ना, प्लस बी स्फीयर का सेल्फ एनर्जी क्या होगा 1/4πε0, ठीक है, इनटू q2², q2 क्यों लिखा वो आप समझ लीजिए, बाय 2b। q2 क्यों लिखा, बिकॉज बी स्फीयर का चार्ज qt ही है ना, ये तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, -q1 + q1 कैंसिल हो गया, तो बी स्फीयर का चार्ज क्या है q2 ही है, सो q2²/2b प्लस। ओके, अच्छा बच्चे बताइए कि आप इंटरैक्शन एनर्जी कैसे निकालेंगे, दोनों स्फीयर के बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है वो एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, उसका एक तरीका बताता हूं। देखिए, आप इस प्रकार का सिचुएशन में आप जब बी स्फीयर के रेस्पेक्ट ए को स्टडी करेंगे, दैट मींस बी के रेस्पेक्ट, सपोज हम ए को स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं। मैंने ही आपको बताया था कि कोई भी स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज को अगर हम बाहर से ऑब्जर्व करें तो हम उसके पॉइंट पे रिड्यूस कर सकते हैं, बोला था ना, यस, वही आइडिया आप लगा लीजिए। सेम आइडिया लगाइए कि आप बी से ए को देख रहे हैं, दैट मींस आप ए को बाहर से देख रहे हैं। अगर आप ए को बाहर से देख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ए का पूरा चार्ज को कंसेंट्रेट कर देंगे किसमें, पॉइंट चार्ज में। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि आप बाहर से देख रहे हैं तो ए का जो चार्ज है दैट विल बी कंसेंट्रेटेड एट ए पॉइंट चार्ज, और वो पॉइंट चार्ज कहां होगा, ए स्फीयर के सेंटर में होगा, है ना। तो क्या होगा, वो चार्ज क्या करेगा, बी स्फीयर जो है उसका पोटेंशियल के साथ क्या करेगा, इंटरैक्शन करेगा। वैसे इंटरैक्शन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, चार्ज इनटू पोटेंशियल, है ना। सो इंटरैक्शन एनर्जी के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो कि चार्ज ऑफ स्फीयर ए मल्टीप्लाइड बाय, किसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल ऑफ क्या, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बी। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ही लिख सकते हैं, हमें ऐसा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, आप ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे लिखने का मतलब क्या है, आप ऐसे सोच रहे हैं कि जो ए का चार्ज है वो बी स्फीयर का पोटेंशियल से क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, समझ पा रहे हैं, यस। सो फिर ये क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ ए पता है, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बी पता है, आप इसको पुट कर देना, फिर आपके एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना। सो अभी हम क्या करेंगे कि चार्ज ऑफ स्फीयर ए इनटू पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसको मैं अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं, ठीक है ना, इसको ऐसा, ये तो आपको समझ में आ गया ना, तभी मैं लिख रहा था आपको, ये समझ में अगर आ गया है, अब मैं इसको यहीं पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेता हूं, ठीक है ना। तो दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, Q1 क्या है, ए का चार्ज। हम अभी क्या सोच रहे हैं, आपको ध्यान में आया क्या सोच रहे हैं, ए का चार्ज जो है वो इंटरेक्शन कर रहा है किससे, बी का पोटेंशियल से। तो बी स्फीयर का जो पोटेंशियल है, बी स्फीयर का पोटेंशियल आप क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 इंटू Q2 बाय क्या, बी, ऐसा हम लिख सकते हैं, बताइए। सो इंटरैक्शन एनर्जी किस तरीके से एक्सप्रेस हुआ वो आपके लिए स्पेशल था, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। Q1 जो है ये अंदर वाला स्फीयर का चार्ज
तो अंदर वाला स्फीयर का चार्ज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाहर वाला स्फीयर का पोटेंशियल के साथ। समझ पा रहे हैं? बाहर वाला स्फीयर का खुद का जो पोटेंशियल है, खुद की वजह से जो पोटेंशियल है, सो ये प्रॉपर्टी किसका है? ये प्रॉपर्टी किसका है? स्फीयर बी का है। स्फीयर बी का जो प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है? स्फीयर बी का पोटेंशियल। तो स्फीयर बी का जो पोटेंशियल है वो Q1 से क्या कर रहा है? इंटरेक्शन कर रहा है, ऐसा आप सोच रहे हैं। और वैसे भी मैं आपको क्लू बता दिया कि जब हम बी से रहकर या बी में रहकर ए को देखेंगे तो ए का चार्ज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम वैसे ही कर रहे हैं, हम बी में रहकर ए को देख रहे हैं और ए को देखने के बाद ए का चार्ज को रिड्यूस कर रहे हैं, एक पॉइंट पे रिड्यूस कर रहे हैं, और वो पॉइंट चार्ज कौन सा? Q1 है, और कहां है? वो इसका सेंटर में है। समझ पा रहे हैं ना? यस। तो कुछ डायग्रामेटिकली हम इसको दिखा सकते हैं। दैट मींस हो क्या रहा है, आप क्या कर रहे हैं यहां पे, जैसे कि ये क्या है? स्फीयर कौन सा है? बी है ना? ये स्फीयर बी है, इसका चार्ज क्या है? प्लस Q2 है। समझ पा रहे हैं? तो इसका चार्ज प्लस Q2 ऐसा, इसको फैला देते हैं, ठीक है। सो अब क्या कर रहे हैं कि बी स्फीयर से जब आप ए को देख रहे हैं तो ए को आप एक पॉइंट चार्ज में रिड्यूस कर रहे हैं, ओके। तो इसका चार्ज क्या है? प्लस Q1 है, और ये रेडियस क्या है? बी है। समझ पा रहे हो? यस। तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं? Q1 चार्ज को इसका पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बी स्फीयर का जो पोटेंशियल है, बी स्फीयर का पोटेंशियल ये है और ये चार्ज ये है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन क्रिएट कर रहे हैं ना। सो दिस डायग्राम कैन बी रिड्यूस्ड टू दिस फॉर्म। अगर हम ऑब्जर्वेशन कहां से कर रहे हैं? बी से कर रहे हैं, है ना। सो दिस इज वैलिड व्हेन ऑब्जर्वर इज ऑन द फ्रेम ऑफ बी। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चार्ज, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? चार्ज Q1 is, है ना, चार्ज Q1 is observed with respect to frame of B। B फ्रेम से आप A को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये चार्ज Q1 ऑफ स्फीयर A, है ना, चार्ज Q1 ऑफ स्फीयर A is observed with respect to B, है ना। तो इस केस में आप इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, इसको आप ध्यान में रखना। तो इसको हम अलग सा ऐसा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसको अलग सा डिस्टिंग्विश किया गया। जब हम बी फ्रेम से ए स्फीयर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम ए स्फीयर का चार्ज को पॉइंट पे रिड्यूस कर सकते हैं, और वो चार्ज बी स्फीयर का पोटेंशियल से इंटरेक्शन कर रहा है, इसलिए Q1 को हम इसके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई किए। तो इससे आपको क्या मिलेगा? इंटरेक्शन एनर्जी मिलेगा। सो बाय दिस वे, सो दिस इज द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्फीयर ए एंड बी, करेक्ट। चलिए, तो इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको पूरा सिस्टम का पोटेंशियल मिलेगा। और फाइनली आपकी जो एक्सप्रेशन मिला है, सो ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? जो प्रीवियस एक्सप्रेशन था उससे क्या होना चाहिए? सैटिस्फाई होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन और प्रीवियस एक्सप्रेशन सेम आ रहा है क्या नहीं, है ना। सो देखिए, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ए एंड बी। तो हमें याद करना पड़ेगा कि प्रीवियस मेथड में, मेथड 1 में हम एक्सप्रेशन क्या मिला था? मेथड 1 में जो एक्सप्रेशन मिला था वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। मेथड 1 का जो एक्सप्रेशन है हम यहां पे लिख सकते हैं। तो हम टैली करेंगे कि दोनों मेथड से हमें आंसर सेम आया क्या नहीं, वो भी तो चेक करना है ना, ठीक है। सो देखिए, मेथड 1 में हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आया था? सॉरी, एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आया था? याद है हमें क्या मिला था? हमें ये मिला था कि Q1 स्क्वायर बाय क्या मिला था? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे मिला था ना। यस, इनटू 1 बाय a माइनस 1 बाय e, है ना। ये क्या मिला था? प्लस Q2 स्क्वायर नहीं था, Q1 प्लस Q2 इसका होल स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट b मिला था। ये मिला था फर्स्ट मेथड में, याद करो। ये जो फर्स्ट मेथड में मिला था और ये सेकंड मेथड में मिला, ये दोनों अगर हमने इक्वल प्रूफ कर दिया तो दैट मींस हमारा सारे काम क्या है? करेक्ट है। हम एश्योर हो जाएंगे कि हमने करेक्टली काम किया है। सो इस एश्योरेंस के लिए थोड़ा सा इसको ओपन अप करते हैं। इसको ओपन अप करेंगे तो क्या मिलेगा? Q1 स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो 1 बाय ए 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अलग कर देता हूं, हाँ, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाय ए माइनस Q1 स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। दिस प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बी। तो क्या कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है? देखिए, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेके पुट किया है ना। तो इस पे देखिए एक टर्म कैंसिल हो रहा है, जैसे कि ये माइनस बी में है और ये प्लस बी में है। कौन सा टर्म? Q1 स्क्वायर वाला टर्म जो है,
है ना। सो आपके यहाँ पे क्या मिलेगा, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, Q1 स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय ए, ये टर्म रहेगा। जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म क्या होगा, कैंसिल हो गया है ना, ये ना इससे कैंसिल हो जाएगा। कौन सा टर्म में, ये कैंसिल होगा, कौन सा टर्म में, ये Q1 स्क्वायर माइनस बी में है, ये Q1 स्क्वायर प्लस बी में है, तो इसमें कैंसिल हो गया, देखिए हो गया ना, ये टर्म ये टर्म क्या होगा, कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा फिर हमें, प्लस क्या मिलेगा, Q2 स्क्वायर बाय, सो Q2 स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, यस ये टर्म मिलेगा, प्लस 2 और 8 कैंसिल हो गया, सो Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ये टर्म आएगा। सो ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, देखिए आप, क्या ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम दिख रहा है, यस बिल्कुल सेम दिख रहा है। ये देखिए Q1 स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 कितना आ गया, 8 आएगा, सो Q1 स्क्वायर बाय 8 पे एप्सिलॉन नॉट है, तो ये टर्म यहाँ है, ये सेकंड टर्म यहाँ पे है, थर्ड टर्म यहाँ पे है, यस। तो फाइनली पता चल गया कि दोनों मेथड में हमें एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। ओके यस, तो दोनों मेथड से एक्सप्रेशन सेम आ गया, हम खुश हो गए हैं और हमारा एक्सप्रेशन जो है एग्जैक्टली मैच कर गया है। तो ये एक अजीब सा सेटिस्फिकेशन है, ये एक अलग सा सेटिस्फिकेशन है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, आप प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और एक मजा आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। अगर आपने सॉल्व कर दिया ना तो एक मजा आएगा, आपको एक अलग सा फ्लेवर महसूस होगा। सो यहाँ पे इस तरीके से फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ता है। आप भी घर पे जब प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके से डील कीजिए। सो जैसे कि हमने इस प्रॉब्लम को दोनों मेथड से सॉल्व किया, मेथड 1 से सॉल्व किया, मेथड 2 से सॉल्व किया, दोनों अलग अलग मेथड से सॉल्व किया। मेथड 2 में हमने सेल्फ एनर्जी और इंट्रैक्शन एनर्जी का आइडिया यूज किया और मेथड 1 में हमने एनर्जी डेंसिटी का आइडिया यूज किया। दोनों मेथड में आंसर क्या आ गया, सेम आ गया है, ठीक है। सो फिजिक्स के जो लॉज है, जो फिजिक्स के लॉज है, जो डेफिनेशन है, जो एक्सप्रेशन है, जो साइंटिस्ट क्रिएट किए हैं, तो वो कैसा दिख रहा है आपको, यूनिवर्सल दिख रहा है। मेथड 1 से भी वही दिख रहा है, मेथड 2 से भी वही दिख रहा है। यही तो साइंटिस्ट का कमाल है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो इस तरीके से आपको ध्यान में आ गया। आखिर में एक चीज बताना चाहूंगा, ये मैकेनिज्म आपको बताया गया ना, इसको बेटा इसको फॉलोअप रखना, इसको फॉलोअप में रखना। ये मेथड क्या था, इंट्रैक्शन एनर्जी का मेथड था। इंट्रैक्शन एनर्जी मेथड कैसे हुआ कि हमने ये चार्ज को रिड्यूस किया पॉइंट में, जब हम बाहर से देख रहे हैं। इस बात को देखिए, स्टेटमेंट को नोट कीजिए कि चार्ज Q1 ऑफ ए एज ऑब्जर्व्ड, है ना, एज ऑब्जर्व्ड विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना, बी के रिस्पेक्ट Q1 को देखा तो ऐसे दिखेगा। फिर Q1 को हमने क्या किया, इंट्रैक्शन किया बी का पोटेंशियल के साथ, जहां से आपके इंट्रैक्शन एनर्जी मिला है। तो इस टर्म के लिए ये जो इंट्रैक्शन एनर्जी है उसके लिए हम ये वाला डायग्राम रेफर कर रहे हैं। ओके, इंट्रैक्शन एनर्जी के लिए अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फिर मैं आपको अभी और एक क्वेश्चन जो है ना होमवर्क फॉर्म में दे दूंगा, आप इसको घर में सॉल्व करना। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क फॉर्म में दे दिया जाएगा, आप इसको सॉल्व कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मिल गया है, अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क फॉर्म में मिल जा रहा है। सो ये सब जो है अच्छे से ट्राई कीजिए, अच्छे से ट्राई कीजिए। देखिए सिचुएशन क्या दिया है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड मेटेलिक स्फीयर। आप जानते हैं कि सॉलिड होने की वजह से क्या होगा, चार्ज सिर्फ कहां पे होगा, सरफेस में होगा, है ना। तो इसका चार्ज जो है ना Q दिया गया है और इसका रेडियस जो है, इट्स रेडियस इज कैपिटल R, A, B, C कुछ तो ले लेते हैं, इसका रेडियस A मान लेते हैं, ठीक है। इसको कंसेंट्रिक करके ना और एक, इसको कंसेंट्रिक करके और एक स्फेरिकल शेल है, एक स्फेरिकल शेल है जिसका इनर रेडियस भी है और आउटर रेडियस भी है। जैसे कि आप देखिए इस टाइप का सिचुएशन दिया है, सिचुएशन कुछ ऐसा है। ओके, सो मैथमेटिकल बिहेवियर, आई मीन मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स में, है ना। सो हमेशा इसको फोकस करते रहिए। तो ये क्या है, सॉलिड है, इसका रेडियस क्या A है, ये एन्यूलर स्फीयर है, दैट मींस इसका इंटरनल रेडियस भी है और एक्सटर्नल रेडियस भी है, दैट मींस इसका थिकनेस 0 नहीं है, स्फेरिकल शेल का थिकनेस 0 नहीं है। इसका ना इनर रेडियस B दिया है और आउटर रेडियस जो है वो C दिया है, करेक्ट। और हम यहाँ पे और एक चीज किए हैं, यहाँ पे मुझे और एक काम करना था तो मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करके रिप्रेजेंट करता हूँ। सो इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। सो सोचिए ये है उसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस को थोड़ा और बड़ा कर दूंगा तो ये कुछ सिचुएशन ऐसे बन गया, देखिए। सो दिस इज द फिजिकल सिचुएशन जो आपके सामने है, इसको लेके प्रॉब्लम बना दिया गया है जिसको आपको सॉल्व करना है। ये B नहीं है, इसको इरेज कर लेता हूँ। सो ये B है, A B, और ये क्या है, ये हमारा C है। समझ पा रहे हैं? यस, देखिए
और एक चीज यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हम दोनों जो मेटेलिक बॉडी है, बिकॉज जो इंटरनल स्फीयर है वो भी मेटेलिक है और जो एक्सटर्नल स्फीयर है वो भी क्या है, मेटेलिक है, ये भी क्या है, मेटेलिक है, ठीक है। बट एक्सटर्नल स्फीयर में कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल स्फीयर है, ये क्या है, न्यूट्रल स्फीयर है। अब इस सिचुएशन कैसा है कि अगर इस तरीके से आपको सिचुएशन दिया है, अब यहां पे हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको ये सिस्टम दिया है उसका इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को कंपैरिजन करके कुछ पूछा गया है, ठीक है। तो होमवर्क ये है कि क्या हुआ कि यहाँ पे ना एक वायर को कनेक्ट करने का प्रोविजन बना लिया गया, जैसे कि ये जो की है, ये की को हम पहले से क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ओपन अप था। आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का इंडक्शन होगा। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अगर आप इसको एनालाइज करोगे ना तो ये यहाँ पे माइनस क्यू होगा और एकदम एक्सट्रीम सरफेस पे, बाहर सरफेस से एकदम आउटर सरफेस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। तो प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इस तरीके से चार्ज इंड्यूस होगा। अब ये की जो है ना क्लोज हुआ नहीं है, करेक्ट, की जो है क्लोज नहीं हुआ है, तो केयरफुली ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार का एक सिचुएशन आपको होमवर्क फॉर्म में दिया जा रहा है, काफी अच्छे से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दैट मींस इनर स्फीयर जो है मेटालिक है, यस, इसको लिख लेता हूं, ये है मेटालिक स्फीयर एंड दिस इज ऑल्सो मेटालिक स्फीयर। ये दोनों जो है ये मेटालिक स्फीयर है, ठीक है। तो अगर की को क्लोज कर दें तो क्या होगा, आप सिचुएशन समझ पा रहे हैं ना। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि इस पे ना की को क्लोज कर दिया गया। की को क्लोज करने की वजह से होगा क्या, आप सोच लीजिए। बिफोर क्लोजिंग की को क्लोज करने से पहले, सो बिफोर क्लोजिंग की दिस सिस्टम विल हैव सम एनर्जी। की को क्लोज करने से पहले इस सिस्टम का कुछ एनर्जी होगा, होगा क्या नहीं, यस। और की को क्लोज करने के बाद भी सिस्टम का कुछ एनर्जी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट हीट रिलीज्ड आफ्टर क्लोजिंग द की। जो स्विच है, जो की है, उसको क्लोज करने के बाद, है ना, की को क्लोज करने के बाद कितने अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, रिलीज होगा। सो स्विच क्लोज करने के बाद आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ओके, ये आपको पूछा गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे चुका हूं, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे पहले सिस्टम का इनिशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और की को क्लोज करने की वजह से, की को क्लोज करने के बाद सिस्टम में क्या बदलाव आ रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो की को क्लोज करेंगे ना तो सिस्टम में क्या चेंजेस आएगा, आप ही सोचिए। जो चेंजेस आएगा वो अगर आपको पता कर लिया ना तो आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हीट क्या होगा, हीट होगा पहला जो एनर्जी है, और जो फाइनल एनर्जी है उसका डिफरेंस, ये आपको हिंट दे दिया गया। तो इस हिंट को साथ में लेते हुए आप इसको सॉल्व कीजिए। सो दिस इज द सिचुएशन जिसमें मेटालिक स्फीयर है, जिसका चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। बाहर का मेटालिक स्फीयर का चार्ज नहीं है। अब देखिए ना, ये माइनस क्यू प्लस क्यू क्या होगा, न्यूट्रलाइज है। माइनस क्यू प्लस क्यू क्या है, जीरो है। बस मैंने चार्ज को अलग अलग किया हुआ है। इंडक्शन की वजह से इनर सर्फेस में माइनस क्यू और आउटर सर्फेस प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। सो ये है, ये जो सिचुएशन है, दिस इज बिफोर क्लोजिंग स्विच। तो स्विच क्लोज होने के बाद क्या होगा, आफ्टर क्लोजिंग स्विच क्या होगा, स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा, यही तो आपको पता करना है। अगर आपने वो पता कर लिया तो आप फाइनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, उसका डिफरेंस ले लेंगे, उससे आपको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। तो ये आपको होमवर्क फॉर्म में दे दिया गया, ओके ओके बच्चों। सो ये जो होमवर्क है आप इसको सॉल्व करके मुझे भी भेज दीजिए, चलेगा। तो आज के क्लास में कई सारे अच्छे से चीजें डिस्कशन किया गया। आज के क्लास में हम एनर्जी डेंसिटी क्या है उसको हमने डिराइव किया एक्सप्रेशन, उसको लेके कई सारे एप्लीकेशंस किए हैं, ओके। होपफुली ये क्लास आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को डील करने के लिए अच्छी तरीके से मदद करेगी, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन के हिसाब से इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए अच्छी तरह से इसको वॉच कीजिए, लर्न कीजिए, और जो है इसको नोट डाउन करना मत भूलिए। और हमेशा एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट में रहते हुए हमेशा पॉजिटिव स्टेट में खुद को मेंटेन कीजिए। देखिए बेटा, कभी भी नेगेटिव एनर्जी स्टेट को नहीं जाना चाहिए। जब आपको नेगेटिव एनर्जी आएगा तो खुद को पुशअप कीजिए, खुद को पुशअप करके ना उस रीजन से बाहर निकल जाइए। आप जितने पॉजिटिव एनर्जी के साथ एग्जिस्ट करेंगे, जितने पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ एग्जिस्ट करेंगे, वो आपको बहुत ही ज्यादा आगे पुशअप करेगा, ओके। सब पढ़ना, लिखना, प्रैक्टिस करना, डाउट लेना, ये सारी चीजें ना पॉजिटिव एनर्जी के साथ होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको उसका ज्यादा फायदा होगा, आपको परमानेंटली आपके ब्रेन की इंप्रेशन में आ जाएंगे।
ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अगले क्लास में मिलते हैं, ओके बाय।